नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं पुरस्कार पर तकरार। दरअसल गांधी शांति पुरस्कार का मामला है। गांधी शांति सम्मान को लेकर तकरार इसलिए हो रही क्योंकि केंद्र सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस ऐलान के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और उसमें सबसे जो प्रतिक्रिया जो चर्चा का विषय बन रही वो कांग्रेस के जयराम रमेश की है। उन्होंने कहा कि ये गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है ये फैसला। इस पर जाहिर है कि बीजेपी ने भी पलटकर कहा है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस का यही असली चेहरा है और राहुल गांधी के प्रवक्ताओं से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मामला दिखने में छोटा सा है लेकिन इसका गहरा असर होने वाला है। उसकी वजह ये कि भारत की राजनीति में धर्म का बड़ा भारी योगदान है, चाहे वो सनातन धर्म की बात करें या वो इस्लाम की बात करें। अब दोनों चीज़ें केंद्र में आ गई है और इसी को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये है कि 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की शुरुआत हुई थी, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। अभी आज की हम बात करें तो एक दिन में 70,000 किताबें गीता प्रेस गोरखपुर छापती है, जबकि उसके पास जो डिमांड है वो 1 लाख किताबों की है रोज़ छापने की। वो उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। देश भर में 20 उसके केंद्र हैं, 20 ब्रांचेज हैं जिन पर किताब छापी जाती है। अब यहीं से शुरू होता है कि क्या धर्म की किताब छापना कट्टरता है। सनातन धर्म को लेकर अगर कट्टरता की बात कांग्रेस करेगी तो फिर बीजेपी भी इस पर राजनीति करेगी, क्योंकि भाजपा का तो आधार ही यही है। और सनातन धर्म को लेकर लोगों की राय है कि ये सहिष्णु भी है और सबको समाहित करने वाला भी है। इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि सनातन धर्म से कई शाखाएं निकली हैं, चाहे वो हम महावीर की बात करें, जैन संप्रदाय की बात करें, बुद्ध की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें। उसने हर एक को अपने साथ शामिल भी रखा है और अपने साथ अगर वो दूर गया तो ऐतराज़ भी नहीं किया है। अब इसी पर पूरे देश की राजनीति शुरू हो गई है कि आखिर कांग्रेस का ये नज़रिया किस ढंग से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने इस साल के अंत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो आखिर राम मंदिर में जो कांग्रेस ने बयान दिए थे, जो कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था, अभी कांग्रेस उससे उभरी भी नहीं थी कि गीता प्रेस गोरखपुर का विवाद और उसके सर आ गया है। किस ढंग से ये निपटेगी, कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे पास भाजपा कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य की बाइट्स भी है, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे पत्रकार रमेश शर्मा जी भी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी। हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बयान से किनारा करते हुए दिख रहे हैं, पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के किसी भी कांग्रेस नेता ने इस प्रतिष्ठित संस्था सुनते हैं गोरखपुर है। ये संस्था 100 साल से अधिक पुरानी है। इसके रामायण, इसकी गीता, बाकी जो आध्यात्मिक इनकी मैगजीन निकलती है वो 100 साल से भारत के लोगों को प्रेरित करती है। इसके गीता को महात्मा गांधी जी ने भी यूज किया। आज भी घर घर में गीता प्रेस गोरखपुर की गीता मिलती है, टीका टिप्पणी मिलती है, रामायण मिलता है, हनुमान चालीसा मिलती है। तो गीता प्रेस भारत की आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम सभी उसका सम्मान करते हैं। उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है पूरे सिस्टम के अनुसार। तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। श्रीमान जयराम रमेश ने ट्वीट कर करके और एक किताब का हवाला दिया है। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? जिसने प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो 3 तलाक का विरोध करती है, जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। आप अगर इतने अज्ञानी हैं
जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है। उसके बारे में भी आपके सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार के घोंसले से ये बाहर जा रहा है सम्मान, तो इसलिए जो है वो उसका अपमान करो। हमारे सनातन के साहित्य के छपने का सबसे बड़ा केंद्र है गीता के। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है। ये इनकी पीड़ा हो सकती है और ये इनकी तुष्टिकरण। उनने 100 साल में कभी सम्मान कोई लिया नहीं है और इसमें भी जो अर्थ का सम्मान है उनने लेने से मना किया है, लेकिन इसके बाद भी इनको आपत्ति है। ये सब देश समझता है कि इन्हें क्यों आपत्ति है। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर है कि भाजपा ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में और एक तरह से गीता प्रेस गोरखपुर के साथ साथ सनातन धर्म के पैरोकार के रूप में खुद को खड़ा कर लिया है और कांग्रेस इसमें सनातन धर्मियों के सामने विलेन की भूमिका में आ जाए, इस बात की पूरी तैयारी बीजेपी ने की, क्योंकि जयराम रमेश का बयान इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करता है। आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ योगीराज योगेश जी, रमेश शर्मा जी, आशीष दुबे जी और रमेश सिंह जी जुड़ गए। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ भैया। अच्छा, क्या लगता है आपको रमेश सिंह जी कि ये जो सारा मामला है, क्या कांग्रेस ने बहुत सहजता से बात की थी और ये मामला गंभीर हो गया है, या कांग्रेस की लाइन ही ये रहेगी? क्योंकि अभी तक तो ये सुनने में आता है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, लेकिन जयराम रमेश का बयान किस दिशा की तरफ कांग्रेस को ले जाने की बात कर रहा है? सॉफ्ट हिंदुत्व उसका सच में उसकी लाइन है या जो जयराम रमेश कह रहे हैं वो उनकी लाइन है? आपकी राय? राघवेंद्र जी, जयराम रमेश ने बड़ी सफाई के साथ और खूब सोच समझ कर ये बयान दिया है। इस तरह के हिंदू विरोधी बयान देकर वो मुसलमानों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इसमें कोई नहीं है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व, वो एक छद्म उनकी विचारधारा, एक नई नई विचारधारा है उनकी छद्म। ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है ये बिल्कुल नक विचारधारा है। असली विचारधारा उनकी है मुसलमानों को एकजुट करके अपने पाले में लेना। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर में 1985 में मैं 2 महीने रहा था गोरखपुर और 2 बार गया था। तो मैं आपको एक अहम मुद्दा इसका बता दूं कि आदि शंकराचार्य के बाद धर्म की स्थापना में बाद में जो भिन्न भिन्न रूपों में टुकड़ों टुकड़ों में हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर उस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन जन को सनातन धर्म से परिचित कराने के लिए ग्रंथों के सहारे, कल्याण के सहारे गीता प्रेस ने जो अमूल्य योगदान दिया है और इस श्रेय हनुमान प्रसाद पोद्दार को जाता है, ये असाधारण है। और कांग्रेस ने इस संगठन को सांप्रदायिक या मतलब वो इस्लाम के जो मुस्लिम लीग है उसको उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बताया है राहुल गांधी ने, और जो गीता प्रेस है इसे सांप्रदायिक बता के उनने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। ये भी कांग्रेस की इस्लामी सांप्रदायिकता की मानसिकता है, जिसका आरोप वो जो बीजेपी पे जो हिंदू सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस इस्लामी सांप्रदायिकता में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये सारा मामला अब कट्टरवाद की तरफ जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जिस गीता को पढ़कर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस गीता को छापने वाली गीता प्रेस सांप्रदायिक हो गई है। आज अगर हम कांग्रेस की बात करें, राजनीति में और वैसे भी लोकतंत्र में मतभेद तो जायज़ है, महात्मा गांधी के और गीता प्रेस के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कट्टरवाद है और सनातन धर्म के प्रचार का मतलब है कि वो सांप्रदायिक हो गई है। इस पर अब पूरे देश में बहस चलेगी। लेकिन रमेश शर्मा जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ जी। दरअसल ये जो सारा मामला है, मामला धर्म का था, लेकिन अब ये सियासत की तरफ जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर बयान देकर इस राजनीति को एक तरह से गति दे दी है। अब इस पर लोग अपना अपना रंग चढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि गीता प्रेस गोरखपुर, जिसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वो पुरस्कार की 1 करोड़ की राशि नहीं लेंगे, सिर्फ सम्मान राशि लेंगे, और 1 लाख किताबें हर महीने छापने का उनके पास ऑर्डर है, 70,000 वो किताबें कुल छाप पा रहे हैं, 20 उनकी देश भर में ब्रांचेज हैं। क्या धर्म के, सनातन धर्म का प्रचार करने वाली कोई प्रेस सांप्रदायिक हो सकती है? अगर कांग्रेस ने ऐसा कहा है तो आपको क्या लगता है?
देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से मुझे ये जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी के विचार सुनकर के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसका कारण ये है कि गीता प्रेस या उसके संस्थापक जो दो लोग थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और गोयनका जी, उन दोनों पर कभी भी किसी ने, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तार भी है और नजरबंद भी रहे। एक दूसरी सबसे बड़ी और बात बताता हूं, जब उन्होंने कल्याण का पहला अंक छापा था, ये संभवतः 1926 की बात है, गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं अप्रैल 2023 में जी। तो जब उन्होंने लेकिन कल्याण का जो पहला अंक उन्होंने छापा था 1926 में, उसमें गांधी जी का लेख छापा था और गांधी जी ने प्रशंसा में गीता प्रेस को एक पत्र लिखा था, जो गीता प्रेस में वहां सुरक्षित है। मैं गया हूँ गीता प्रेस में, मैंने वहां देखा है। और फिर गीता प्रेस की इसको नेहरू जी ने प्रशंसा की है, राजेंद्र बाबू ने प्रशंसा की है, और जिन दिनों केंद्रीय मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी, तो उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल फाइल चलाई थी कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि गीता प्रेस ने दो संकल्प लिए हुए हैं, एक तो ये है कि कोई सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे, तो पिछले 100 वर्षों में गीता प्रेस ने कोई सम्मान नहीं लिया है। ये पहला सम्मान है जिसके लिए गीता प्रेस ने कहा है कि हम ले लेंगे। इससे पहले उन्होंने दूसरा गीता प्रेस ने ये संकल्प लिया था कि वो किसी से दान नहीं लेंगे, चंदे की जो रसीदें कटती ना, किसी से कोई चंदा नहीं लेंगे। इन दोनों चीजों पर गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से बराबर चलता चला आ रहा है। कल्याण के कितने अंक हैं जिसमें गांधी जी के लेख छपते हैं, आप देख लीजिए कल्याण की फाइल उठा करके। तो कुल मिलाकर के जिसको गांधी जी ने जिसकी प्रशंसा की, और 1936 में 36 में बाढ़ आई हुई थी, तो नेहरू जी वहां पर गए हुए थे, तो कलेक्टर के कहने से उनको किसी ने गाड़ी नहीं दी, तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अपनी कार दी और नेहरू जी गीता प्रेस में आए। एक बनारस के एक कार्यक्रम में खुद उन्होंने सम्मान किया है हनुमान प्रसाद पोद्दार को। मैं भूल गया, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि वो आयोजक उसके कौन थे। तो कुल मिलाकर के मदन मोहन मालवीय से लेकर के जितने लोगों ने प्रशंसा की, अब उसमें जयराम रमेश को गीता प्रेस सांप्रदायिक दिख रही। तो फिर गीता प्रेस एक धार्मिक संस्था नहीं है, वो एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। जितने आप ये देखिए कि बच्चों से संबंधित वो कितना बाल वीरों की कहानियां छापते हैं, संस्कृति से संबंधित उन्होंने कितने उनके अंक जो विशेषांक है, लगभग 28-30 उन्होंने विशेषांक निकाले हैं गीता प्रेस के, जिसमें हिंदू संस्कृति अंक भी उन्होंने निकाला है, शक्ति अंक भी निकाला है, नारी अंक निकाला है, बालक अंक निकाला है, भक्त अंक निकाला है। तो ये जो अगर निकाले हैं उन्होंने, खासतौर से अगर बालक अंक पढ़ेंगे उनका और नारी अंक पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ परिवारों में प्रेरणा के लिए ऐसी कहानियां हैं उसमें। तो ये तो एक प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, उस पर ये बयान आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। क्या मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में, क्या गीता प्रेस गोरखपुर अपने प्रकाशन में कोई कट्टरता फैलाती है, कोई धर्मांधता फैलाती है, या किसी धर्म के खिलाफ कोई नफरत का वो संदेश देती है? इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगा, रमेश सिंह जी से बात करूंगा। लेकिन आशीष जी, ये जो सारा मामला है कि 52 करोड़ किताबें अब तक छप चुकी हैं, 1 लाख किताब हर साल छपने की, हर महीने की उनकी डिमांड है, 17,000 वो कुल छाप पा रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि जयराम रमेश का बयान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा मामला है। क्या गीता प्रेस गोरखपुर सच में इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो धर्मांधता, कट्टरता को प्रसारित करती है? आपकी राय? देखिए, ये जो जयराम रमेश की बात आई है, ये अभी चूंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उस विभाग के प्रमुख हैं, तो इसलिए ये कांग्रेस की बात ही मानी जाएगी और मानी भी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से ऑफिशियली उसको किया है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस बयान से किनारा कर रहे हैं। यानी ये बात तय है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं है कि इस तरह से इस विवाद को सामने लाने के, तब इस वक्त की, क्योंकि ये चुनाव का समय है, 1 साल बचा हुआ है पूरे चुनाव में और 1-1.25 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से कांग्रेस भी इसमें 2 खेमों में बटी हुई है, या हो सकता है एक पक्ष में खेमा है, विपक्ष में, और एक चुप रहना चाहता होगा। तो ये फायदे वाली चीज़ तो तत्काल रूप से नज़र नहीं आती। दूसरी बात, कांग्रेस की एक विफलता हमेशा से होती है कि जब वो कोई विचार रखती है तो उसको उतनी पुख्ता तरीके से स्थापित नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती, क्योंकि एक संगठित जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह से भाजपा या दूसरे कुछ दल भी कर लेते हैं, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए ये जो विचार है, ये तो एक उसकी हमने दूसरे पक्ष मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा ये है
कि ये जो है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये विवाद ऐसा नहीं है कि ये बात ऐसी नहीं है कि इसको इस तरह से उठाई जाए। उन्होंने एक बात जरूर की है कि अक्षय मुकुल एक पत्रकार ने जो एक किताब लिखी थी उसके हवाले से जयराम रमेश ने बात कही है, उसका उनका उल्लेख भी आता है कि हनुमान प्रसाद जो पोद्दार थे उनसे महात्मा गांधी के बेहद मधुर संबंध थे, लेकिन 1941 के आसपास वो संबंध बिगड़ गए और कल्याण में महात्मा गांधी के खिलाफ तीखे लेख लिखे गए। ये बात अक्षय जो किताब है उसमें, ये जो मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया या ऐसा कोई एक वो किताब का नाम है, उसमें ये बात का जिक्र आता है। तो इसको लेकर के उन्होंने जो है ये आधार बनाया, ये इतिहास है, ये हमने सबने पढ़ा ही हुआ है, तो उसी तरह से हम बता पाते हैं और उसी तरह से उन्होंने उसको बताने की कोशिश की। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में जरूरी है। ये बात जरूर है कि पोद्दार जी के बारे में ये भी बात आई थी कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो जो 25,000 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें एक वो भी थे, वो भी नजरबंद थे उसमें। ये भी चीजें जो हैं ये पढ़ने में मिलती हैं। तो अब ये बहुत सारी बातें हैं, ये भी कहा जाता है, उस किताब में भी शायद ये है कि कल्याण पत्रिका का जो तेवर था वो हिंदुत्व को लेकर बहुत आक्रामक था, और हिंदू कोड बिल जब लाने की कोशिश की गई थी तो वो उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो उसमें शायद था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें इस तरह का उनका ये भावना नहीं थी गीता प्रेस की। तो ये बहुत सारे विवाद इस तरह के चले हैं। गीता प्रेस ने अंबेडकर और नेहरू के विचारों का भी विरोध किया था हिंदू कोड बिल को लेकर के, ये भी चीज़ है उसमें। तो ये बहुत सारे उलझे हुए चीज़ें, लेकिन इस वक्त में जब चीज़ें सब एक लंबे समय में चली गई हैं और देश बहुत आगे बढ़ गया है, चीज़ें मुद्दे दूसरे हो गए हैं, तो उस वक्त में जब कांग्रेस में इस तरह के राग उभरते हैं तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान देता है। क्या आशीष जी, गांधी जी ने अपने जीवित रहते हुए क्या गीता प्रेस गोरखपुर को जो उनके खिलाफ लेख छापती थी, क्या उसे कट्टर सांप्रदायिक कहा था? अगर गांधी नहीं कहते थे तो गांधी के जो अनुयायी हैं अगर वो ऐसी बात करते हैं तो उसको किस ढंग से देखा जाएगा? बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात यह कि जितना सीधेपन से हम जयराम रमेश का बयान को ले रहे हैं, जितने सोचते हैं कि वो अपनी बातों को कांग्रेस ठीक से नहीं रख पाती है, क्या सच में कांग्रेस उतनी सीधी और मासूम है? मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में, हालांकि समय कम बचेगा, लेकिन जरूर आप इस पर रोशनी डालें। योगीराज जी, सारा मामला ये कि क्या मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है? जिस मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा किया था धर्म के नाम पर, उस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी कहते हैं कि वो सेकुलर है, और गीता प्रेस गोरखपुर जो सनातन धर्म की किताबों को छापती है उसको जयराम रमेश कहते हैं कि ये गोडसे और सावरकर के सम्मान जैसा उसको पुरस्कार देना। ये दो चीज़ें हैं। अगर ये जयराम रमेश आज ये बात करते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी हर चीज़ को जोड़ेगी, कड़ियाँ जोड़ेगी कि राम मंदिर में कांग्रेस का क्या स्टैंड था, राम सेतु पर कांग्रेस का क्या स्टैंड था। अब उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर को जब गांधी शांति सम्मान दिया जा रहा है तो कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है। जब ये कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी तो भाजपा जो कहती है कांग्रेस के बारे में कि ये हिंदू विरोधी है, ये एक तरह से सनातन विरोधी है, तो कांग्रेस भाजपा के आरोपों को खुद स्टैब्लिश कर दिया अपने खिलाफ। आपकी राय? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में कई लीडर ऐसे हैं जो सुसाइड बमर का रोल प्ले करते हैं, और उसमें उनके चाहे वो अध्यक्ष से लेकर नीचे तक जाओ, खड़गे साहब हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अभी उसमें एक जयराम रमेश जी जुड़ गए हैं, मणिशंकर अय्यर जी, ये खास तौर पर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये खुद के लिए तो हानिकारक होता ही है और पार्टी की नैया और डुबो देते हैं। आप ये देखिए कि जयराम रमेश के स्वर में स्वर किसी कांग्रेस नेता ने नहीं मिलाया। यदि ये इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है कि साहब कोई मुकुल साहब थे और उनने उनकी किताब का जिक्र उन्होंने किया है, ऐसे तो किसी भी तर्क में आप दो चार एक चिंदी ले आओ और साहब इन्होंने ऐसा कहा। आप दूसरे के कंधे पर रखकर भी बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? आप अनावश्यक डिबेट को क्यों जन्म देना चाहते हैं? गीता प्रेस और गीता प्रेस में छपी पुस्तकें इस देश का स्वाभिमान है, इस देश का सम्मान है। हम भारतवासियों को, सारे लोगों को इस पर गर्व है। और दुनिया में ऐसा कोई छापाखाना बता दो जो इतनी करोड़ों की तादाद में पुस्तकें छापता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों का, गीता का, चाहे रामायण हो, एक भी ग्रंथ ऐसा बता दो जो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा नहीं देता हो। गीता ने कहाँ मुसलमानों के बारे में या क्रिश्चियनों के बारे में कहीं वर्ग विभेद की बात की? तो ये तो सर्वधर्म समभाव का मैसेज देने वाली छापाखाना है। और गांधी शांति पुरस्कार की बात आप कर रहे हैं और गोडसे से आप तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस ने जब भी, आप देखिए, ये कांग्रेस की नादानी कहें या कांग्रेस की समझदारी कहें
कि आपने गांधी के इक्वल खड़ा कर दिया गोडसे को। जितनी बात गोडसे की कांग्रेस ही करते हैं उतनी तो बीजेपी और आरएसएस नहीं करती। आज जब भी बात होती है गांधी की तो गोडसे जरूर सामने जाते हैं। तो आपने ना चाहते हुए भी गोडसे को पॉपुलर कर दिया। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि गीता प्रेस को न केवल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई छापाखाना, इससे बड़ी कोई किताब छापने वाला कोई कारखाना ही नहीं। चलिए, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं आप तो, लेकिन हम सिर्फ भारत में केंद्रित करते हैं सारा मामला कि घनश्याम जालान जो एक तरह से जयदयाल गोविंद का, जिन्होंने ये प्रेस शुरू की थी 10 रुपये महीने के एक कमरा लेकर गोरखपुर में, वो प्रेस अब इतनी बड़ी हो गई कि 70,000 किताबें वो हर महीने छाप रही है। और प्रेस नहीं है, वो एक तरह का मंदिर है, क्योंकि किताबें बाइंड करने वाले भी वहाँ जूते चप्पल उतार कर किताबों को बाइंड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये धर्म से जुड़ी किताब है। और इस पूरी मामले में एक लाइन में और जुड़ूंगा, उसके बाद जल्दी से साथियों की प्रतिक्रिया लूँगा। जो जयदयाल गोयनका जी हैं, उन्होंने जब वो गीता पढ़ते थे, जैसे गांधी जी गीता पढ़ते हैं, हम सब गीता पढ़ते हैं, उन्होंने गीता के 18वें अध्याय में ये पढ़ा कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो मेरे इन उपदेशों को, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएगा वो मुझी को प्राप्त होगा। सिर्फ इस एक लाइन के चलते उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की और वहां गीता छापने का फैसला किया। ये सारा मामला इसका आधार है। रमेश सिंह जी, अब आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी की, क्या ये जो सारा मसला है एक तरह से सेल्फ गोल किया है जयराम रमेश ने, या वो उन्होंने साबित किया है कि वो भाजपा तो ठीक है, हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन असली बात आप कुछ भी करेंगे हम इसको ले जाएंगे कट्टरवाद की तरफ, कट्टरवाद हिंदुत्व की तरफ या मुसलमान या अल्पसंख्यक की तरफ? आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस ने और ये जो अपने जयराम रमेश है, ये बड़ी सोच समझ कर, ये कांग्रेस की एक पॉलिसी है कि गाहे बगाहे समय समय पर ऐसे बयान छोड़ दो जो हिंदू विरोध में, हिंदू विरोधी हो और इस पर बवंडर खड़ा हो, ताकि अल्पसंख्यक और दलित इनके पक्ष में आए। आपको पता हो शिवराज पाटिल ने गीता की तुलना जिहाद से की थी। ये कांग्रेस की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। रमेश जी, सबको पता है कि हिंदू उदारवादी है, वो इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाओं को कुछ दिनों में भूल जाता है, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं वो इसको कम भूलते याद रखकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसा लगता है जयराम रमेश की बातचीत से और कांग्रेस की जो योजना लगती है उससे ये। लेकिन हमारा मानना है, हो सकता है कि कांग्रेस में जयराम रमेश अकेले पड़ जाए और बाकी कांग्रेस की जो टीम है वो उनका साथ ना दे, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, रणनीति हो सकती है। समय की कमी है, मैं जल्दी से रमेश शर्मा से इस पर टिप्पणी लूंगा। रमेश जी, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मोटे तौर पर ये कुछ लोग मानसिक, अंग्रेज भले चले गए लेकिन उनकी आत्मा अभी भी गुलाम है। जिस तरीके से अंग्रेज और मुस्लिम लीग हमेशा हिंदू भाव को, हिंदू संस्कृति को लक्षित करते रहते थे, उसी तरीके से कांग्रेस में कुछ लोग लक्षित कर रहे हैं। गीता प्रेस ने कभी भी किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं छापा, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं छापा। वो बात करते हैं केवल अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं। आशीष जी, आपकी इस पर टिप्पणी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि गीता प्रेस का जो योगदान, जो छपाई में योगदान है और अध्यात्म को लेकर है, वो अद्भुत है और उसकी जो मान्यता है सब जगह है। विवाद जो है, मैंने फिर भी बोला है कि कांग्रेस का ने जो किया है ये गैर जरूरी है, इसका कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। लेकिन इससे एक संदेश तो जाता है कि अल्पसंख्यक ये मान लेता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। अल्पसंख्यक मान लेता है और ये स्थापित चीज है कि कांग्रेस जब इस तरह की पिच पर खेलने आती है तो भाजपा के हाथों आउट होती है, क्योंकि जब ये मामला आता है तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुत्व का पैरोकार भाजपा ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह के अनावश्यक चीजों से मैंने पहले भी कहा कि नुकसान ही तत्काल रूप से नजर आता है। ठीक, योगीराज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। मेरा मानना है कांग्रेस मुसलमानों को मनाए, मुसलमानों को सिर पे बैठाए, लेकिन आपको देश को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया? आप एक ऐसे प्रेस की बुराई और बदनामी कर रहे हो और इनका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है देश में ऐसी भावनाएं भड़का दो ताकि। लेकिन ऐसा करके अगर कांग्रेस को अल्पसंख्यक का वोट मिलता है तो वो तो उस तरफ जाएंगे ना। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों ने वोट देना बहुत पहले बंद कर दिया है, ना दिल्ली में देते, ना बिहार में देते, ना यूपी। उनकी अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्टेट में देते हैं वोट जी। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनका चलिए, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मामला शुरू हुआ है, आगे कितने दिन और चलेगा अभी पता नहीं, लेकिन अभी तो ये एक तरह से बहुत हॉट टॉपिक है, सुर्खियों में है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी का भी साधुवाद, रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका भी, और योगराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा। कुल मिलाकर पुरस्कार पर तकरार हो रही है। गीता प्रेस गोरखपुर को एक तरह से कांग्रेस ने कहा कि ये इसको गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। आगे बात चलेगी, इस पर और भी कोई मोड़ आएगा तो हम जरूर अपने
दर्शकों से इसको शेयर करेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।